हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो लेक्चर कौन सा है? ये 6वां लेक्चर है ये। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि परागण किसे कहते हैं और गुरु बीजाणु जनन। तो हम परागण देख चुके थे कि परागण किसे कहते हैं। तो परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो कल मैंने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो मेरी हेडिंग है कि परागण किसे कहते हैं, परागण या पोलिनेशन किसे कहते हैं। परागण की खोज किसने की, ये सब मैं बता चुका हूं। परागण की डेफिनेशन बता चुका हूं। अब देख रहे हैं कि परागण के प्रकार कितने हैं। तो परागण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वपरागण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा सजातपुष्पी परागण, और तीसरा है परपरागण। सजातपुष्पी परागण को बोलते हैं जिटेनोगेमी, और इसे बोलते हैं क्रॉस परागण, क्रॉस पोलिनेशन। और इसको स्वपरागण को एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। अर्थात इसे जीनोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी याद रखना। और इसे बोलते हैं स्वपरागण को ऑटोगेमी। तो ये परागण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण या स्वयुग्मन, दूसरा सजातपुष्पी परागण या जिटेनोगेमी, तीसरा परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहली मेरी हेडिंग कौन सी है कि स्वपरागण किसे कहते हैं। तो देखो, हम चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे। यह संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और इसी से एक संरचना निकलती है जिसे हम बोलते हैं क्या? परागकोश, परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण, परागकण। ठीक है, और ये संरचना क्या? वर्तिका है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होगा? बीजांड। ये पुष्पासन, इसके नाम लिखना मुझे जरूरी नहीं है। तो मेरी हेडिंग, ये पुष्प कैसा है? द्विलिंगी पुष्प, याद रखना, द्विलिंगी पुष्प। आज ये पुष्प मान लो किसका? ये गुड़हल का मान लो, गुड़हल। ठीक है, ये पुष्प किसका? गुड़हल का है। और कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है ये। तो स्वपरागण कब हो सकता है? ये स्वपरागण की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि ये द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। अगर अब मुझे स्वपरागण करवाना है तो क्या होना चाहिए? पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? परागण किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है कि ये संरचना किसकी? परागकोश की है। तब परागकोश से, परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण होंगे। तो परागकोश से परागकणों का किस पर पहुंचना?
वर्तिकाग्र, ये संरचना किसकी है? वर्तिकाग्र। तो पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण या बस स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। अर्थात या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एक पुष्प के पराग कोश से, या एक पुष्प है अर्थात मान लो ये एक पुष्प है, ठीक है, तो एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। तो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, एक पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना, परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है। तो देखो स्वपरागण किसे कहते हैं, याद रखना हमेशा कि एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाता है। याद रखना, ठीक है। इसको यहां लिख दे रहे हैं हम। ये पुष्प कैसा है? ये पादप एक पुष्प है ये। तो डेफिनेशन क्या मेरी? एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के, पुष्प तो एक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसका पहुंचना? इस परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन होगी। अब देखेंगे हम स्वपरागण की शर्तें। याद लिख, स्वपरागण की शर्तें। स्वपरागण की शर्तें। तो स्वपरागण कराने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? क्या हर एक कंडीशन में स्वपरागण हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर पुष्प एक लिंगी है तो स्वपरागण हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्वपरागण करवाने के लिए कौन कौन सी इसकी शर्तें होनी चाहिए, अर्थात पुष्प कैसा होना चाहिए। तो पहली शर्त है मेरी कि पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए, याद रखना। इसके बाद पुष्प समकालपकता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समकालपकता। समकालपक्वता, ये सब पुष्प की शर्तें हैं, ठीक है। तो पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। और समकालपक्वता, ये समकालपक्वता कैसा होता है? समान काल में परिपक्व होना। समान काल को समय में परिपक्व होना। क्या समान काल में परिपक्व क्या होगा? अर्थात पुंकेश, ये परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होगा? परागकोश और वर्तिका। वैसे परागकोश के अंदर क्या है? परागकण, और वर्तिका के अंदर क्या होंगे? भ्रूणपोष। तो ये समान काल में परिपक्व होंगे, तभी क्या इसे बोल सकते हैं? समकालपक्वता। पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात नर और मादा भाग और नर भाग ये दोनों होने चाहिए। तो पुष्प द्विलिंगी होगा तो नर और मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर होंगे। जैसे कि ये परागकोश है, ये कैसा है? ये नर भाग है, और ये संरचना इस तरीके से, ये क्या? मादा भाग है, ठीक है। तो नर भाग और मादा भाग दोनों होने चाहिए। समकालपक्वता होना चाहिए, जैसे कि परागकोश और वर्तिका समान एक समय में ही दोनों परिपक्व हो। ये नहीं कि पहले परागकोश परिपक्व हो गया, उसके एक महीने बाद वर्तिका भी परिपक्व हो रही है, तब तक परागकण आके खत्म हो, उसका जीवन काल खत्म हो गया, उसके बाद जो वर्तिकाग्र है जो परिपक्व हो रही है, तो ये स्वपरागण नहीं होगा। इसके बाद तीसरी शर्त है पुष्प कैसा होना चाहिए?
अनुन्मिल, अनुन्मिल, पुष्प अनुन्मिल होना चाहिए। और कहोगे सर अनुन्मिल किसे कहते हैं? अनुन्मिल किसे कहते हैं? अर्थात पुष्प बंद होना चाहिए, होना चाहिए। तो पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अर्थात अगर जब पुष्प बंद होगा, जैसे कि ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये पुष्प क्या है? किसके द्वारा? ये पंखुड़ियों के द्वारा ये बंद है पुष्प। ये पंखुड़ी द्वारा ये पुष्प बंद है, तो जैसी बात है ये परागण इसी पे गिरेगा कि तो स्वपरागण होगा। कहीं कोई कीट है सपोर्टेड, ये कीट दूसरे पादप के परागण इसमें आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। अगर ये मेरे पुष्प बंद है तो दूसरे पुष्प के परागण इस पुष्प के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये पुष्प कैसा है? बंद है। तो ये पुष्प कैसे होना चाहिए? अनुन्मिल पुष्प होना चाहिए। अर्थात पुष्प कैसा होना चाहिए? पुष्प बंद होना चाहिए। तो क्या स्वपरागण की 110% ओनली स्वपरागण ही होगा। इसके बाद देख रहे हैं कि अनुन्मिल पुष्प है, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देख रहे हैं अनुन्मिल पुष्प के क्या एग्जाम्पल हैं। तो मैं देख रहा हूं कि अनुन्मिल पुष्प की एग्जाम्पल कौन से हैं? अनुन्मिल पुष्प के अनुन्मिल पुष्प अर्थात बंद पुष्प, जिसे क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, कभी कभी क्लिस्टोगैमी भी लिख के आ सकती है, ठीक है, याद रखना। तो अनुन्मिल पुष्प के एग्जाम्पल क्या है? कोमिलिना, कोमोनिना, कोमोनिना, कोमोनिला, पोर्चुलाका, पोर्चुलाका, कुमुलिना, पोर्चुलाका, गुलमेहदी। ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं? अनुन्मिल पुष्प, जो पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं। इन पादपों में हमेशा ही क्या होगा? स्वपरागण होता है। इसके बाद क्लिस्टोगमी पुष्प हो गए, समकालपकता होता है और द्विलिंगी होगा, ठीक है। द्विलिंगी के एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ये द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मटर, ठीक है। मटर कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। गुड़ैल भी द्विलिंगी पुष्प होता है। इसके बाद एग्जाम्पल है कि इसमें कैसा होता? कलिका परागण होता है हमेशा, कलिका परागण। और इस कलिका परागण के एग्जाम्पल क्या है? कलिका परागण किसे कहते हैं और ये किसमें होता है? ये हमेशा क्लिस्टोगैमी होता है, मतलब पुष्प बंद होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे धान और गेहूं, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आएगा कि कलिका परागण किसमें होता है? तो ओनली धान में और गेहूं में कलिका परागण होता है। इसके बाद कलिका परागण किसमें होगा? धान में और गेहूं में होगा। तो ये हमारी शर्तें होंगी किसकी? स्वपरागण की। पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए, समकालपकता होना चाहिए, समान काल में वर्तिकाग्र और परागकोश परिपक्व होते हैं, ठीक है, एक ही समय में। तीसरा पॉइंट मेरा कि पुष्प अनुन्मिल होना चाहिए, अर्थात पुष्प बंद होना चाहिए, जिससे कोई बाह्य कारक आके परागकण को इसके अंदर वर्तिकाग्र पन्ना डाल सके। इसके बाद इसके एग्जाम्पल कोमिलिना, पोर्चुलाका, गुलमेहदी। इसके बाद द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है, मैंने बताया, जो जिसका एग्जाम्पल क्या? मटर है। इसके बाद इसमें कलिका परागण पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल क्या है? गेहूं और धान है। अब इसके बाद देखेंगे स्वपरागण के लाभ और हानि। स्वपरागण के लाभ और हानि। तो स्वपरागण के लाभ क्या हैं? पहला पॉइंट कि पुष्प कैसा होता है?
इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम या कारक की आवश्यकता नहीं होती। पहला पहला पॉइंट क्या है, इसे किसी भी कारक या माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। अगर स्वपरागण होना है, जैसे सपोज दैट ये मेरे पुंकेसर है, ये वर्तिकाग्र है, अगर इसके अंदर परागण होंगे तो ये ऐसे गिर जाए, किसी माध्यम की आवश्यकता होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें किसी किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, किसी माध्यम या किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती। ये नहीं कि हमारे जैसे कि पुष्प द्विलिंगी है तो उसे किसकी आवश्यकता होगी, किसी की नहीं, उसी की वर्तिकाग्र है, उसी के पराकोष है तो उसी पे हिल जाएंगे, ठीक है, हवा आएगी तो गिर जाएंगे। तो इसमें किसी माध्यम या कारक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका दूसरा पॉइंट, इसमें शुद्ध वंश बना रहता है, शुद्ध वंश बना रहता है। अर्थात जैसी बात है कि एक ही पुष्प के परागण उसी पे डालेंगे, जैसे कि सपोज दैट कोई हम गेहूं कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं और वही गेहूं वापस हम दोबारा कर देंगे, अर्थात गेहूं को जो एक ही गेहूं को बार बार बोते रहेंगे हम, तो उसमें उत्पादकता कम होगी लेकिन शुद्ध वंश बना रहेगा। मतलब जो से लक्षण थे गेहूं में वही लक्षण हमेशा रहेंगे, क्योंकि उसमें कोई हाइब्रिड हमें नहीं मिलाया, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वंश बना रहेगा, अगर गेहूं अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वंश बना रहता है। तीसरा, इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, व्यर्थ नहीं होते हैं। परागकण व्यर्थ नहीं होंगे क्योंकि ये परागकण है, ठीक है। तो ये कहां पर गिरने, उसी पुष्प के परागकण है तो उसी पे गिर जाएंगे तो परागकण व्यर्थ होंगे नहीं, होंगे ना। तो इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। लास्ट, किसी माध्यम या कारक की आवश्यकता नहीं थी, वंश शुद्ध वंश बना रहता, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। और एक और कि 3 पॉइंट देख रहे थे पहले इसके, इसमें पहला हानि इसकी क्या हो जाएंगी कि इसमें विकास नहीं होता है, विकास नहीं होगा। इसकी हानि है कि इसमें परागकण की हानि क्या है, इसमें विकास नहीं होगा। अगर हम लगातार एक ही गेहूं को बार बार बोते रहेंगे, सपोर्ट जैसे कि पहले हमने गेहूं बोया, कोई हाइब्रिड गेहूं लेके आए, उसमें 5 कुंटल या 6 कुंटल हुए, उसके बाद दोबारा फिर हमने उसको पलट पलट के हमने बो दिए भाई गेहूं, तो कितने हुए, 3 कुंटल हुए। फिर लास्ट तीसरे साल भी हमने वही गेहूं बो दिए तो कितने होंगे, 2 कुंटल हो गए। तो इसमें विकास होगा नहीं होगा। इसके बाद इसमें उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होगी, विकास नहीं होगा, उत्पादकता कम हो गई। तीसरी पॉइंट, शुद्ध वंश बना रहता है, ठीक, अच्छी बात है। इससे परागकण कैसे होते हैं, हल्के होंगे, परागकण नहीं, जो बीज कैसा होगा, इसमें बीज हल्के होंगे, शुष्क होंगे, हल्के शुष्क होते हैं, हल्के होंगे, शुष्क होंगे, कम भार वाले होंगे, तो बात एक है, ठीक है। बीज कैसे हल्के और शुष्क होंगे। और मान लो एक आध पॉइंट की इसमें, ठीक है, ये इसके पॉइंट हो गए। तो 3 पॉइंट दोनों के सही हैं और आप देख सकते हो। तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि किसी माध्यम या कारक की आवश्यकता नहीं थी, ये इसका एक लाभ है कि किसी पे ये डिपेंडेंट नहीं है। इसका शुद्ध वंश हमेशा रहता है, जैसे लक्षण है वैसे ही रहेंगे हमेशा। परागकण कभी व्यर्थ नहीं होंगे क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है। इसका हानि क्या, इसमें विकास नहीं होगा, विकास तो नहीं होगा, ठीक है। उत्पादकता कम होगी, बीज हल्के और शुष्क होंगे, वजन कम होगा कि लगातार वही गेहूं बह रहे हैं तो लगातार बीज कम हो गए। तो ये मेरा क्या हो गया, स्वपरागण कंप्लीट हो गया कि स्वपरागण में क्या क्या शर्तें थी। तो स्वपरागण की हमने लाभ देख लिए, स्वपरागण की हानि देख ली, स्वपरागण किसे कहते हैं और स्वपरागण की कौन कौन सी शर्तें थी। तो मेरा ये क्या, स्वपरागण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि परपरागण किसे कहते हैं, तो आप ये नोट कर दो। तो परपरागण पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं कि सजातपुष्पी परागण किसे कहते हैं। सजातपुष्पी परागण, सजातपुष्पी परागण किसे कहते हैं।
तो ये भी हम एक चित्र के अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम। ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम इसको पादप को अलग करें। इसको हटा देते हैं हम। ये पादप एक है, ठीक है। पादप कैसा होगा? द्विलिंगी। पादप कैसा? द्विलिंगी। और पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी, ठीक है। इसमें पुष्प कैसा होता है? एक लिंगी होता है। और पादप कैसा होता है? द्विलिंगी। जैसे कि ये पादप है, ये पादप किसका मान लो कि ये पादप है गुड़हल का, मान लो गुड़हल। तो ये गुड़हल का पादप है। ये पादप कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। और पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी। ऐसा होता नहीं है, बट बता रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा किसमें हम देख सकते हैं कि मक्का में, मक्का, ठीक है। एग्जाम्पल मक्का का ले रहे हैं हम। तो मक्का में जो पादप होता है ये कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। पुष्प कैसा होता है? एक लिंगी होता है। अब इसमें क्या होगा? ये पुष्प कैसा है? एक ही पुष्प है। पुष्प तो ये मान लो दो, एक पादप है, ठीक है। पादप एक है, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? सजात पुष्पी परागण की डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? तो इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे कि एक पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से उसी पादप के, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर किसका पहुंचना? परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। तो सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के परागकोश से, ठीक है, और उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसका पहुंचना? परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। जैसे कि एक पुष्प के परागकोश से, यह एक पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प है ये। तो एक पुष्प के परागकोश से ये क्या? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण होंगे, याद रखना। तो एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के किसी दूसरे, उसी पादप के, पादप ये पूरा पादप, ठीक है, एक पादप मान ले रहे हैं हम, एक पादप ये, ठीक है। तो एक पुष्प के परागकोश से दूसरे, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण कहते हैं, याद रखना, ठीक है। एक पुष्प के, एक पुष्प के परागकोश से उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसका पहुंचना? परागकणों का पहुंचना। किसका? परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। सजात पुष्पी परागण के एग्जाम्पल क्या है?
और सजात पुष्पी परागण कैसा होता है ये भी बताएंगे। तो सजात पुष्पी परागण परागण के एग्जाम्पल हो जाएंगे मक्का, मक्का, खजूर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए मक्का, खजूर, ठीक है, किसके, सजात पुष्पी परागण के। सजात पुष्पी परागण ये क्रियात्मक रूप से कैसा होता है, क्रियात्मक रूप से, और ये संरचनात्मक रूप से कैसा होता है, तो क्रियात्मक रूप से इसे क्या कहेंगे हम, पर परागण, और संरचनात्मक रूप, आनुवांशिक रूप से, संरचनात्मक रूप से नहीं, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक, आनुवांशिक रूप से इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। ओके, ये तीनों पॉइंट याद रखना हमेशा कि सजातीय पुष्पी परागण ये क्रियात्मक रूप से क्या कहते हैं, इसे परपरागण कहते हैं, और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण। अर्थात कि इसमें ये क्रिया कैसी होती है, सजातीय पुष्पी परागण में क्रिया कैसी होती है कि परपरागण की तरह, अर्थात ये अपने आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पुष्प अलग है, जो वर्तिकाग्र है वो अलग है, और वो जो परागकोश है वो अलग है, एक ही पादप पर, ठीक है। तो ये किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी इसमें, अर्थात इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या होती है, ठीक है, इससे माध्यम की आवश्यकता होती है, किसमें, सजातीय पुष्पी परागण में है। तो ये किसी न किसी माध्यम से, जल द्वारा, जल द्वारा तो नहीं होगा, वायु द्वारा, कौन सा माध्यम होगा इसमें, वायु द्वारा माध्यम होगा, ठीक है, या कोई कीट के द्वारा, तो ये वायु द्वारा इसमें क्या होगा, परपरागण होगा। तो ये क्रिया, तब ये क्रिया किसकी तरह कर रही है, अर्थात ये कार्य किसकी तरह कर रही है, परपरागण की तरह कार्य कर रही है। लेकिन ये आनुवांशिक रूप से कैसा है, स्वपरागण, क्योंकि ये एक ही तो पादप है और एक ही पादप के इसमें जीन होंगे, तो अगर एक पादप है, एक ही पादप के जीन होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, आनुवांशिक रूप से ये समान है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो ये क्रियात्मक रूप से कैसा, परपरागण है, और आनुवांशिक रूप से कैसा, ये स्वपरागण। यहाँ से नीट के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, नीट के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखना। सजात पुष्पी परागण की एग्जाम्पल मक्का, खजूर। मक्का, जो मक्का में जो मक्का की जो भुट्टे होती हैं, भुट्टे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, उसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है, जो रेशेनुमा होती हैं, कैसी होती है, रेशेनुमा, रेशेनुमा, याद रखना, जो रेशेनुमा होती हैं वर्तिकाग्र उसे बोलते हैं, और जो उसकी लंबी लंबी जो बाल से होते हैं उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, सबसे ऊपरी जो बाहर निकली होती है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो मक्का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, अंडाशय। तो यहाँ से याद रखना, मक्का की भुट्टे है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है, और जो इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, कौन से, रेशेनुमा संरचना को, मक्का की भुट्टे है, और इसे कोई और नाम देते हैं क्या, भुट्टे ही बोलते हैं, ठीक है, मक्का की भुट्टे या भुट्टे जो भी हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा सजातीय पुष्पी परागण हो गया। अब इसके बाद देखेंगे परपरागण किसे कहते हैं, ये नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि परपरागण किसे कहते हैं, और मेरी मेन हेडिंग आ गई कि परपरागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं। तो ये परपरागण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक कारक और अजैविक कारक, अजैविक कारक। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है परपरागण में, याद रखना, माध्यम या कारक की आवश्यकता पड़ती है या होती है, ठीक है। तो परपरागण में हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है,
या कारक, माध्यम को ही क्या बोलते हैं, कारक की आवश्यकता होती है। माध्यम या कारक किसे कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को हम ले जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा ले जाएंगे। जैसे कि सपोज डेट, अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो किसी में बैठकर जाएंगे, जैसे कि मान लो बस में बैठ के जा रहे हैं, तो वो जो बस है वो मेरे के लिए क्या एक माध्यम है या एक कारक है, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज जाती है तो वो एक माध्यम की सहायता से ही जाएगा, ठीक है। तो इसके दो कारक होते हैं, एक जैविक कारक, एक अजैविक कारक। जैविक कारक किसे कहते हैं, जैविक कारक का एग्जाम्पल क्या जाएगा, जंतु परागण, जंतु परागण, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जूफिली, जूफिली। सब कुछ भूल जाओ, ये मत भूलना कि जूफिली किसे कहते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछ लिया जाता है कि जंतु परागण को क्या बोलते हैं, जूफिली। इसके बाद अजैविक, अजैविक घटक ये दो प्रकार के होते हैं, या फैक्टर बोल सकते हैं कारक को। पहला जल या वायु परागण, वायु परागण। दूसरा जल परागण, जल परागण, ठीक है। जैविक में जूफिली जंतु आ जाएंगे, अजैविक दो कारक होते हैं, पहला वायु परागण एंड जल परागण। वायु परागण को हमेशा हम हिंदी में क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एनिमोफिली, एनिमोफिली। और ये फिली शब्द किसके लिए आता है, परागण के लिए, याद रखना, परागण। फिली शब्द किसके लिए आता है, परागण के लिए, ठीक है। तो एनिमोफिली किसे बोलते हैं, वायु परागण को। और जल परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। जहां शब्द अगर फिली आ गया तो इसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोफोबिया, अगर जल से मुझे डर लगता है, हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से डर लगता है, जिसको जल से डर लगता है, तो उसके लिए हम शब्द कौन सा लेते हैं, हाइड्रोफोबिया। ये अलग है, ठीक है, टॉपिक कोई इससे लेन देन नहीं है मुझे। तो जल परागण को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। वायु परागण को क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। जंतु परागण को क्या बोलेंगे, जूफिली। ये जंतु परागण कितने प्रकार के होते हैं देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम जंतु परागण को ही पढ़ेंगे, तो आप ये नोट कर लो। इसके बाद देख रहे हैं कि जंतु परागण किसे कहते हैं। पहले जैविक कारक हम देखेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि जंतु परागण किसे कहते हैं। तो जंतु परागण में क्या देखेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि जल द्वारा, जल परागण नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जंतु परागण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जंतु परागण ये कितने प्रकार के होते हैं, जंतु में कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे पहले कीट, जंतु में सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है, कीट परागण, कीट परागण, ठीक है। और इस कीट परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये याद रखना जरूर। इसको बोलेंगे हम एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली किसे कहते हैं, कीट परागण को। और कीट परागण की डेफिनेशन क्या है ये याद रखना, कीट द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। तो कीट द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। इसी प्रकार हम हर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पर हो कि चमगादड़ हो या घोंगा हो या जल परागण हो, यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि जल द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं, या वायु द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। अगर हम यहाँ करवा रहे हैं हम कि चमगादड़ द्वारा, तो चमगादड़ द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को चमगादड़ परागण कहते हैं। तो सबसे पहले देखो जो कीट परागण है इसको क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कीट द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या बोलेंगे, कीट परागण बोलते हैं। इसमें पादप कैसे होते हैं या पुष्प, इसमें पुष्प कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये इसकी कुछ शर्तें हैं। ये पुष्प कैसा होना चाहिए, इसमें बड़ा होना चाहिए, अर्थात सुगंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, और रंगीन
पुष्प कैसा होना चाहिए? सुगंधित, रंगीन और मकरंद युक्त होना चाहिए। मकरंद युक्त होना चाहिए, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो पुष्प कैसा होना चाहिए? पुष्प बड़े होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए। तब इसमें क्या होगा? कीट द्वारा परागण होगा। सपोज दैट अगर कोई कीट आ रहा है, ये पुष्प है, ये पुष्प है। ठीक है, अगर इसमें परागण मुझे कराना है तो किसके द्वारा होगा? कीट द्वारा। अगर कोई कीट परागण करेगा तो क्यों करेगा? कोई कीट है सपोर्टेड, तो ये क्यों आएगा इस पुष्प के पास? अगर ये पुष्प रंगीन होंगे तो ये क्या करेंगे? जो पुष्प रंगीन होगा ये क्या करेंगे? ये कीट को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पुष्प रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि ये पुष्प वो कीट को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर कीट आ भी गया, जो सपोर्टेड ये कीट है, अगर ये आ गया इस पेड़ पर, तो आके ये क्या करेगा कि इसको पुष्प को देख के चलेगा क्या खुश होकर? नहीं। तो इसको कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए, इस कीट को कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए, नहीं मिलेगा तो इसके लिए इसको क्या मिलेगा? मकरंद। और ये मकरंद कहाँ पाया जाता है? अगर सपोज डेट कोई पुष्प, कोई कीट आ रहा है पुष्प के पास, कोई पुष्प रंगीन है, ठीक है, तो कीट ने उसको देखा पुष्प को और उसकी ओर आएगा। किसकी ओर? पुष्प की ओर कीट आएगा, क्योंकि वो कैसा था? रंगीन था और सुगंधित था। तो अगर ये पुष्प आएगा तो उसको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये पुष्प, ये कीट दोबारा फिर आएगा नहीं इस पुष्प के पास, तो इसको क्या मिलेगा? मकरंद मिलेगा। और ये मकरंद कहाँ पाया जाता है? मकरंद हमेशा पाया जाता है कहाँ? जहां ये पुतंतु, परागकोश का जो पुतंतु है जो जुड़ा होता है, कहां पर जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये क्या पाई जाती है? जेली टाइप की संरचना पाई जाती है। क्या? जेली या मकरंद। तो यहाँ क्या पाया जाता है? मकरंद। तो ये मकरंद कहाँ पे पाया जाता है? जहां पुतंतु जुड़ा होता है वहां मकरंद पाया जाता है। तो ये पुष्प, ये क्या करेगा? जो कीट आएगा वो मकरंद, मकरंद के लिए यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो परागकण यहाँ पर गिरेंगे, तो इसके द्वारा ये क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। तो कीट परागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? बड़े होने चाहिए, नंबर 1, और रंगीन होना चाहिए जिससे कि कीट उसकी ओर आकर्षित हो, सुगंधित होना चाहिए और मकरंद युक्त होना चाहिए। इसके बाद इसके एग्जाम्पल दूसरा, ये कीट परागण किसमें देखा जाता है? एक संबंध है जिसको कहते हैं यक्का और प्रोनुवा शलभ के बीच। यक्का और प्रोनुवा शलभ के बीच क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये पॉइंट। यक्का और प्रोनुवा शलभ के बीच क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। किसमें? कीट परागण में। अर्थात ये यक्का पादप है और प्रोनुवा शलभ है, ये क्या है? कीट है। जो प्रोनुवा शलभ है ये क्या है? ये कीट है। इसके बीच हमेशा क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध। अर्थात ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अगर ये प्रोनुवा शलभ नहीं होगा तो इसमें परागण कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यक्का पादप में, ये क्या? पादप है। यक्का क्या है? ये पादप है। यस, ये यक्का पादप में ओनली परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा परागण। वो भी कीट कौन सा होगा? शलभ, प्रोनुवा शलभ। दूसरा कोई कीट इस पादप का परागण नहीं कर सकता है, इसलिए इसका संबंध अटूट होता है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे किसके? कीट परागण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। पहला हो जाएगा हमारा बरगद, पीपल, आक, मटर और साल्विया। बरगद, पीपल, आक, मटर, साल्विया, ETC लिख सकते हैं। ठीक है, और भी होंगे। यहां से क्वेश्चन नीट में आया था इसी साल, नीट 2025 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मैचिंग पूछा गया था कि साल्विया में ये साल्विया किसका एग्जाम्पल है? तो इसमें ऑप्शन थे कि बेलिस्नेर, ऑप्शन इसमें क्या आता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइट या ब्रायोफाइट। तो ये साल्विया किसका एग्जाम्पल है?
तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्तबीजी पादप, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो इस एंजियोस्पर्म का ही एग्जाम्पल क्या है? साल्विया। तो ये नीट 2025 में ये पूछा गया था कि साल्विया किसका एग्जाम्पल है? तो एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादप या पुष्पी पादप का एग्जाम्पल क्या? साल्विया। तो इसके कीट परागण के एग्जाम्पल किसमें हो गए? बरगद, पीपल, आक, मटर या साल्विया एंड एटीसी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कीट परागण हो गया। अब देखेंगे हम कि ये जैविक कारक अभी हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, 2 मिनट और। तो हम पढ़ चुके हैं क्या कीट परागण किसे कहते हैं? तो कीट द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को कहते हैं कीट परागण। इसी प्रकार मेरा दूसरा ऑप्शन है कि पक्षी परागण। पक्षी परागण। इसके बाद चमगादड़ परागण। इसके बाद घोंगा परागण या घोंगा द्वारा परागण। इंग्लिश में सबके नाम याद रखना। चमगादड़ परागण को हम बोलेंगे, पक्षी परागण को बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, फिली शब्द किसके लिए हो? ओनली परागण के लिए। चमगादड़ को बोलेंगे चेरेप्टेरोफिली। इसके बाद घोंगा परागण को बोलेंगे मैनेकोफिली। इसके तीनों की डेफिनेशन एक जैसी है, कीट परागण जैसी। हमने कीट परागण में बोला था कि कीट द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं? कीट परागण। इसी प्रकार पक्षी द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं? पक्षी परागण। इसी प्रकार चमगादड़ द्वारा होने वाली किसकी? पर परागण की क्रिया को क्या बोलेंगे? चमगादड़ परागण। और अगर घोंगा द्वारा होने वाली पर परागण की क्रिया को क्या बोलेंगे? घोंगा परागण। इसके एग्जाम्पल ओनली आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे